मेरा नाम शहरबानो है और मैं 26 साल की हूँ। मेरी शादी तकरीबन 5 साल पहले हो चुकी है। मेरा बेटा जिसकी उम्र 1.5 साल है वो मेरी कायनात है। मेरे शौहर अच्छी नौकरी कर रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत और जवान हैं और मुझसे उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं है। सास ससुर नंद और देवर मेरे घर में 5 लोग हैं। किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं है। जिंदगी बड़ी सहल और आसानी से गुजर रही थी। मेरे शौहर हर लिहाज से मेरा मुकम्मल ख्याल रखते थे। मुझे इनसे मेरी तलब के मुताबिक हर चीज मिल रही थी। एक इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए जो ख्वाहिशात होती हैं, मेरी भी वैसी ही ख्वाहिशात थी जो खुशकिस्मती से मेरी पूरी हो रही थी। मुझे इससे ज्यादा की ना तलब थी और ना ही मैंने कभी ज्यादा तक सोचा था। यही वजह थी कि मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वुर करती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी का धारा ही बदल दिया। इसने न सिर्फ मेरी सोच को बदला बल्कि मैं आज इस वाकये की वजह से अधूरी जिंदगी जी रही हूँ। बज़ाहिर मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि मेरी इस नॉर्मल जिंदगी के पीछे मेरी एक खुफिया जिंदगी भी है जो एक राज है और इस राज से सिर्फ मैं ही वाकिफ हूँ। वाकया कुछ यूँ हुआ कि इस रात हम सब घर वाले अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। मेरे शौहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे, जबकि मेरी नंद भी अपने मामू के घर गई हुई थी। सास ससुर अपने कमरे में, जबकि मेरा देवर अपने कमरे में सो रहा था और मैं भी अपने बेटे के साथ अपने कमरे में सोई हुई थी। रात तकरीबन 1:30 बजे का वक्त होगा जब किसी ने बाजू से पकड़कर मुझे जगाया। कौन है? मैं इस अचानक अफरा तफरी पर कुछ न समझते हुए चीख कर बोली, खबरदार जो आवाज बुलंद की तो यही ढेर कर दूंगा। एक अनजान आवाज मेरे कानों से टकराई और साथ ही बंदूक की नाली मेरी गर्दन से आ लगी। एकदम से मेरे औसान खता हो गए और मैं खौफ से लरज़ उठी। मेरी आवाज गोया मेरे हलक में ही अटक गई हो। अगर मैं बोलना भी चाहती तो इस वक्त बोल न पाती। मैं वाकई कांप रही थी। चलो उठो और दूसरे कमरे में चलकर जाओ। मैं उठने लगी तो एक गुस्से वाली आवाज दोबारा सुनाई दी। मैंने उठने में जरा सुस्ती की तो वही आवाज दोबारा मेरे कानों में गूंजी, उठती हो या ट्रिगर खींचूं? इस बार आवाज में गुस्सा पहले से ज्यादा था। मैं खौफ के मारे बुरी तरह कांप रही थी और वो मुझे उठाकर नीचे ड्राइंग रूम में ले आया। जब मैं वहाँ पहुंची तो देखा कि मेरी सास ससुर और देवर को वो पहले ही वहाँ ला चुके थे और इन सबको बांध दिया था। वो 4 आदमी थे और चारों के पास बंदूक थी। इनमें से एक ने मुझे भी हाथों से बांध दिया। हम सब घर वालों को इन्होंने यरगमाल बना लिया था। सिर्फ मेरा 1.5 साल का बेटा था जो बेडरूम में अकेला सोया पड़ा था, जो वैसे भी हमारा कोई मदद न कर सकता था। इन चारों के चेहरों पर नकाब थे जिससे इन्हें पहचानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी हम सब घर वाले इतना सहमे और खौफजदा थे कि हमारे दिमाग ही मफलूज हो चुके थे। मैं जान चुकी थी कि हम लुटने वाले हैं और इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम खुद को लुटता हुआ देखते रहें। इन चारों में से एक जवान जो इनका लीडर लग रहा था मेरे ससुर से पूछ रहा था कि जेवर, पैसे और दीगर कीमती अशिया कहाँ पड़ी हैं। साथ ही वो धमका भी रहा था कि अगर हम में से किसी ने भी कोई होशियारी करने की कोशिश की या शोर मचाने की कोशिश की तो वो फायर करने में जरा देर नहीं लगाएंगे और हम सब जान से जाएंगे। अभी वो कह ही रहा था कि मेरे बेटे के रोने की आवाज आई, जो शायद नींद से बेदार हो गया था और फिर इसका रोना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। जाहिर है अगर मैं इसके पास होती तो इसे थपक कर दोबारा सुला देती। जब इसका रोना तेज हुआ तो वही लीडर मेरी तरफ मुड़ा, तेरा बच्चा है, चलो इसे चुप करवा वरना हम चुप करवा देंगे इसे। इसके अल्फाज मुंह से निकलने थे तो मैं बस खौफ से ही साकिन हो गई। इसने अपने 2 साथियों को जेवरात वगैरह ढूंढने पर लगाया, जबकि तीसरे को मेरी सास और ससुर और देवर की निगरानी पर खड़ा किया और खुद मुझे लेकर मेरे कमरे में आ गया। मैंने अपने बेटे को उठाकर सीने से लगाया और फिर बाजू में झुलाया, इसे चुप करवाओ वरना। वो एक दफा फिर गुस्से से बोला, इसे भूख लगी है। मैं सहमे हुए बोली, वो मेरी तरफ ही देख रहा था, इसे दूध पिलाओ और जल्दी सुला दो वरना मैं सुला दूंगा इसे। वो बार बार मुझे धमका रहा था और मैं सहमी हुई थी। इसका दूध नीचे फ्रिज में पड़ा है। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा थी और मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे किचन में जाना पड़ेगा। मैंने इस डाकू से कहा तो वो गुस्से से बोला, नहीं तुम किचन में नहीं जा सकती, इसे अपना ही दूध पिलाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं इस अनजान डाकू के सामने ये काम नहीं कर सकती थी और वो था कि साफ धमकी दे रहा था कि अगर मेरे बेटे ने रोना बंद ना किया तो वो इसे मार देगा। ऐसी हालत में मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं इसे अजनबी के सामने ही इसे दूध पिलाऊं। मैं अपने बेटे को दूध पिलाने लगी और वो वाकई भूखा था। इसने जल्दी से पीना शुरू कर दिया। मैंने चोर निगाहों से डाकू की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ ही देख रहा था, लेकिन मेरा बेटा मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज था। मैंने निगाहें नीची कर दी और इसे दूध पिलाती रही। अचानक मुझे लगा जैसे वो मेरे करीब खड़ा हो। मैंने सर उठाया तो वो वाकई मेरे साथ खड़ा था। अगरचे वो नकाब पहने हुए था, लेकिन इसकी आंखों से मुझे गुस्सा नजर आया। इससे पहले कि मेरी चीख निकलती इसने कहा, अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहती हो तो जैसे मैं कहूँ
करती रहो, और जरा भी आवाज निकली तो समझ लो तुम्हारे बेटे की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। एक लम्हे में हजारों ख्यालात मेरे दिमाग में उभरे, लेकिन हर सोच दम तोड़ गई, क्योंकि मेरे बेटे की जिंदगी मेरे अमल से वाबस्ता थी और इसकी जिंदगी मेरे लिए हर चीज से अहम थी। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया और इसने मेरे बेटे को मेरे हाथों से लेकर बिस्तर के करीब पड़े झूले के अंदर डाल दिया। मेरी आंखों से आंसुओं का सिलाब आ रहा था। मैं चीखना चाहती थी, अपनी मदद के लिए जोर जोर से पुकारना था, जो मुझे कोई भी कदम उठाने से रोक रहा था। मुझे इस डाकू का यूं मेरे साथ बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बल्कि अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे इस बात पर इतने थप्पड़ मारती कि वो दोबारा कभी इस तरह की ऐसी बात करने की हिम्मत न करता। लेकिन इसने मेरे बेटे की जिंदगी की धमकी देकर मुझे बेबस कर दिया था। इसके बाद वो मुझे प्यार करने लगा तो मुझे नकाब से उलझन होने लगी। मैंने इससे कह दिया कि मुझे इसमें आपसे उलझन हो रही है। इसे लगा शायद मैं इसका नकाब उतरवा कर सिर्फ इसका चेहरा देखना चाहती हूँ, तो इसने नकाब उतारने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे चेहरे पर उलझन और परेशानी के तासुरात देखकर इसने नकाब उतार फेंका। वो एक मजबूत जिस्म का मालिक था और चेहरे से एक खूबसूरत जवान था। मैं इसे देखकर ही इस पर फिदा हो गई और मैं वैसे भी बिस्तर पर बैठी इस डाकू को देखे जा रही थी। मैं इसके चेहरे को जिंदगी भर के लिए अपने दिमाग में महफूज कर लेना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होने वाली। जिस बात से मैं नाआशना थी, इससे मुझे रोशनास कराने वाले का इतना तो हक बनता था कि इसे याद रखा जाए। इसने कहा, काश वक्त कम ना होता तो मैं तुझे इतना प्यार करता कि तुम खुद मुझे अपनी सारी दौलत थमा देती। वो मुझे तजस्सुस में डाल गया और ये सवाल मेरे दिमाग में डालकर वो जाने वाला था कि इसके साथियों में से आवाज दी कि काम मुकम्मल हो गया है। वो दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजे के करीब पहुंचकर इसने नकाब पहना और इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर निकलता, पलटकर फिर मुझे देखा और कहा, जहांगीर नाम है मेरा, याद रखना। वो जा चुका था और मैं यूं ही बुत बनी बैठी थी। अचानक जैसे मैं ख्वाब से बेदार हुई और भागकर नीचे गई, जहाँ मेरी सास, ससुर और देवर अभी तक बंधे थे। मैंने इन सबको खोला। बाद में मेरे ससुर ने पुलिस स्टेशन फोन किया और तकरीबन 1.5-2 घंटों के बाद एक पुलिस रहनुमा आई, जिन्होंने मौके पर चेक किया। हम पुलिस के आने से पहले तमाम कमरे देख चुके थे। हर चीज बिखरी हुई थी। लगता था इन्होंने घर के हर कोने की तलाशी ली थी। पुलिस ने हम सबके अलग अलग बयानात कलमबंद किए। मैंने भी अपना बयान दिया, लेकिन मैंने प्यार वाला हिस्सा छुपा लिया। मेरे बेटे के रोने तक तो जो हुआ वो मैंने वैसा ही बताया था और मैंने अपने बयान में कहा कि जब मैं बेटे को दूध पिला चुकी थी तो इस डाकू ने मुझे यहीं बिस्तर पर मेरे दुपट्टे से बांध दिया था और खुद अपने साथियों से मिल गया था। और मैंने ये भी अपने बयान में लिखवाया कि जब मुझे घर में खामोशी लगी तो तब मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को खोला था और बाद में मैंने बाकी घर वालों को खोला था। पुलिस अपनी जरूरी कार्रवाई के बाद हमें तसल्ली दिलाकर चली गई और हमें ये यकीन दहानी कराई कि वो जल्द इन दाखिल होने वालों को पकड़ लेंगे। मैंने अपने शोहर को फोन करके वाक़े की इत्तला दी थी और अगले दिन बहुत से लोग हमारे साथ इस वाक़े का गम बांटने आए। हर कोई तसल्ली दे रहा था और मेरी सास इस गम से मरी जा रही थी कि उम्र भर की पूंजी लुट गई और मुझे ये गम खाए जा रहा था कि मैं इस डाकू से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। पुलिस अपनी तफ्तीश में मुझे भी मुल्जिम की हैसियत से देख रही थी। इन्हें इस बात पर शक था कि मुझे अलग कमरे में क्यों ले जाया गया और मैं आजाद कैसे हुई। इन्होंने इस बात पर भी शक किया था कि मुझे बांधा भी गया था कि नहीं, लेकिन मेरे शौहर, सास और ससुर के बयानात मेरे हक में थे और सच भी यही था। मैं हरगिज़ इस डकैती की वारदात में घर भेदी का किरदार अदा नहीं कर रही थी। पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश कर रही थी और मुझे इनके तरीक़ेकार पर कोई एतराज नहीं था। रफ्ता रफ्ता हमारे घर में कोई वारदात पर शहर में होने वाली दीगर 20 वारदातों की धूल ने गिरद डाल दी। सब घर वाले भी इस वाक़ये को बुरे ख्वाब की तरह भूलने की कोशिश कर रहे थे और मैं भी इसे भूल जाना चाहती थी, लेकिन वो डाकू हर वक्त मेरी निगाहों के सामने रहता। इसके साथ गुजरे चंद पल मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। इसका ख्याल था कि इस वाक़ये ने मुझ पर बड़ा असर डाला है, जिसकी वजह से मैं अक्सर खोई रहती हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि मैं इसके ना मिलने की वजह से खोई रहती हूँ। एक दिन मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इन्हें डॉक्टर को दिखाने अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कुछ अद्वियात लिख कर दी, जिन्हें खरीदने के लिए मैं एक मेडिकल स्टोर में दाखिल हुई तो काउंटर पर जो शख्स खड़ा था, इसे देखकर मैं दंग रह गई। ये वही शख्स था जिसने मुझे अपना नाम जहांगीर बताया था और चंद माह पहले मेरे घर से न सिर्फ माल और असबाब लूट लिया था, बल्कि मेरा सुकून और करार भी लूट लिया था। वो भी एकदम से घबरा गया और इसका रंग जर्द पड़ गया, लेकिन फिर इसने खुद को संभाला और बोला, जी मैम, क्या खिदमत करूँ आपकी। मैं यक तक इस पर नजर जमाए खड़ी थी। इसने फिर पूछा तो मैंने बगैर बोले अद्वियात की पर्ची इसकी तरफ बढ़ा दी
वो मेरे लिए अद्वियात निकाल रहा था, जबकि मैं इसी की तरफ नजर जमाए खड़ी रही। वो भी चोरी चोरी नजरें बचाकर मेरी तरफ देख रहा था। इसने अद्वियात बैग में डाली और हिसाब करके मुझे पैसों का बताया। वो सर झुकाए हुए था और मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। मैंने इसे पैसे अदा किए तो उसने अद्वियात का बैग मुझे थमाते हुए एक कागज पर कुछ लिखकर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। इसका डरा और सहमा हुआ चेहरा मुझे कुछ कहने या करने से रोक रहा था। फिर मेरे अंदर की कुछ फीलिंग्स थी जो मुझे कोई भी कदम उठाने से रोक रही थी। बहरहाल जो कुछ भी था मैं खामोश रही और अद्वियात का बैग उठाकर स्टोर से बाहर निकल आई। रास्ते में मैंने इसकी दी हुई पर्ची को खोलकर पढ़ा, जिस पर बस इतना लिखा था, आपका मुजरिम हूँ, जो सजा तजवीज करेंगी कबूल है, लेकिन एक दफा मुझसे बात कर लें। और नीचे इसका फोन नंबर था। मैं कश्मकश में थी कि क्या करूं, इसकी इत्तला पुलिस को दूं या खुद इससे पहले बात करूं। मैं अजीब उलझन में थी, एक तरफ घर से लूटी दौलत और दूसरी तरफ मेरा खोया हुआ सुकून। मैं सोच रही थी कि किस चीज को तरजीह दूं। मेरे लिए ज्यादा अहम क्या है, दौलत क्या मेरी मोहब्बत? फिर इस ख्याल ने मुझे आखिरी फैसला करने में मदद की कि माल और दौलत के लिए तो सबने किस्मत का लिखा समझकर खुद को मुतमईन कर लिया है, और मैं इस दिन के बाद आज तक मोहब्बत नहीं पा सकी और मेरा दिल आज तक मुतमईन नहीं हो पाया। यही सोचकर मैंने इसे फोन करने का फैसला किया ताकि इसकी तरफ की कहानी भी जान सकूं कि वो क्या सोच रहा है और मुझसे किस बर्ताव की उम्मीद रखता है। मैंने घर पहुंचकर तमाम जरूरी काम निपटाए और अब मेरे पास फारिग वक्त था। मैं अभी भी कश्मकश में थी कि क्या करूं। आखिरकार मैंने फैसलाकुन अंदाज में मोबाइल उठाया और इसका नंबर डायल कर दिया। अगरचे मैंने नंबर डायल कर दिया था, लेकिन मैं काफी नर्वस थी। मुझे नहीं पता था कि बात क्या करनी है। काफी देर बेल बजने के बाद इधर से फोन उठाया गया। हेलो जी, कौन? इसकी आवाज मेरे कान से टकराई तो मुझे लगा मेरा गला खुश्क हो गया है और आवाज जैसे बंद हो गई है। अल्फाज मेरे मुंह में ही अटक गए और इस रोज के पूरे वाकये की जैसे वीडियो मेरे दिमाग में चलने लगी और मैं सोच रही थी कि इस इंसान से नफरत करूं या मोहब्बत, इसे सजा दूं या जजा। दूसरी बार हेलो की आवाज आई तो मैंने फोन काट दिया और मैं अभी तक तजस्सुस में थी और अजीब कैफियत थी। मैं खुद को संभालती और समझाती कि वो एक मुजरिम है और इसके किए कि इसको सजा मिलनी चाहिए। और फिर मेरे अंदर का शैतान मुझे बहकाने लगा कि मैं खुद जिंदगी जी रही हूँ, वो बहुत बीमारी है। जिंदगी जीने का तो लुत्फ तभी है जब इसकी असल रंगीनियों से लुत्फानंदोज हुआ जाए, और मेरे कमतल दिमाग में इस वक्त जिंदगी को हर लुत्फ बनाने के लिए बस यही था कि प्यार ही जिंदगी को पुरमुसरत बनाता है। असल में ये मेरी अपनी ही खुदगर्जी थी कि ऐसी सोच मेरे दिमाग में जन्म ले चुकी थी, वरना तो मेरी जिंदगी इस दिन के वाकये से पहले बहुत अच्छी थी और बहुत खुशगवार चल रही थी। मैंने दोबारा इसका नंबर डायल किया। अब की बार फोन उठाने में ज्यादा देर नहीं हुई और दूसरी ही घंटी पर हेलो की आवाज के साथ फोन रिसीव कर लिया गया। कौन बोल रहा है? मैंने हेलो हाय कहने के बजाय सीधा सवाल कर दिया। जी जहांगीर बात कर रहा हूँ। आप कौन? इसने अपना नाम बताते हुए फिर मेरे मुतालिक पूछ लिया। मेरे ख्याल में तो तुम जान चुके हो कि मैं कौन हूँ, और मुझे यह भी यकीन है कि इस दिन का सारा वाकया भी तुम्हें याद होगा। जी मैं। इसकी आवाज अटक रही थी या फिर वो बला की एक्टिंग कर रहा था? क्यों किया ऐसा? मेरे सवाल का जवाब वो क्या देता? इसके पास कोई दलील या वजह नहीं थी, शायद इसलिए वो खामोश हो गया। और फिर कुछ देर के बाद इसने खामोशी तोड़ी और इसकी आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं आपका मुजरिम हूँ, इसलिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। आप जो चाहें मुझे सजा दें, आपको इसका पूरा हक है, लेकिन ये जानने कि जो कुछ भी हुआ इसके लिए मैं बहुत मजबूर था। वो बोलने लगा और फिर बोलता ही चला गया। वो जालिम होने के बावजूद खुद को मजलूम बनाने की तगोदो में था। मैं कोई असली मुजरिम नहीं हूँ और ना ही डाकू हूँ। मेरा भाई एक्सीडेंट की वजह से अस्पताल पड़ा था और इसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी जो मेरे पास नहीं थे। मैंने पैसों के हसूल के लिए हर दरवाजा खटखटाया था, हर जगह माथा रगड़ा था, लेकिन मैं पैसों का कहीं से भी बंदोबस्त न कर पाया था। हम दो ही भाई हैं, बाप दुनिया में नहीं है। एक माँ है जो बेटे के गम में तड़प रही थी और इसका तड़पना मुझसे देखा नहीं गया। मैंने दोस्तों से बात की तो इन्होंने इस काम का मशवरा दिया। मैं पहले नहीं माना, लेकिन माँ का सवालिया चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता था। माँ की हालत देखकर मैंने भाई की जिंदगी बचाने के लिए इस जुर्म को करने का फैसला किया और दोस्तों से मिलकर आपके घर डाका डाला। ये पहले से तय नहीं था कि आप ही के घर डाका डालना है, इसे आप इत्तेफाक कह लें कि हम जिस घर में डाका डालने के लिए दाखिल हुए तो वो घर आपका था और ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी डाका था। मैं आपको ये भी यकीन दिला दूं कि हमारे पास जो बंदूकें थी वो भी असली नहीं थी, बल्कि आम सी बच्चों वाली थी। हमारा मकसद किसी को जान से मारना नहीं था। वो बोले जा रहा था तो मैं इसकी बात काट कर बोल पड़ी। तो क्या तुमने मेरे साथ जो किया वो जुर्म नहीं था? तुम सिर्फ डाका डालने को ही जुर्म तस्वीर करते हो। मैं इस पर बरस पड़ी तो इसने फौरन मेरी बात काट दी। मैं इसे जुर्म से भी इनकार नहीं हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं आपका मुजरिम हूँ। हम डाका डाल कर आपके घर दाखिल हुए थे।
तो इस तरह का किसी का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मंसूबा ये था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सामान समेटना है और वहाँ से निकलना है। वो शायद और बात करता, लेकिन मैंने ये कहकर कि मेरे शौहर घर आ गए हैं, इसलिए बाद में बात करते हैं, फोन काट दिया। मेरे शौहर वाकई काम से वापस आ गए थे। मैंने इस डाकू के मुतालिक सास को नहीं बताया था और अपने शौहर से भी छुपाना चाहती थी, इसलिए जैसे ही मुझे बाहर इनकी गाड़ी की आवाज़ आई, मैंने इसे बाद में बात करने का कह दिया और इस डाकू से बात करने के बाद से लेकर सोने तक इसे ही सोचती रही। सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए, तो मैं भी काम से फारिग होकर बैठी ही थी कि मेरे मोबाइल की बेल पर मैं चौंक गई। देखा तो इसी की कॉल थी। मैं अपने कमरे में चली आई और फोन रिसीव किया तो मेरे बोलने से पहले ही वो बोल पड़ा, मैं हूँ जी आपका मुजरिम, कल बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी, इसलिए फिर आज आपको रहमत दे रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए क्या सजा तजवीज़ की है। ये सुनकर मैं खामोश थी और अभी फैसला कर रही थी कि क्या कहूँ कि अचानक मुझे लगा कि वो रोने लगा है। वो इल्तिजाएं करने लगा कि वो मजबूर था, इसलिए इससे जुर्म सरजद हुआ और साथ ही वो मेरी खूबसूरती और हुस्न की तारीफें करते हुए कह रहा था कि मुझ जैसी लड़की को देखकर जिन्नात भी बहक जाएं, और वो तो फिर भी इंसान है, इसलिए वो चाह रहा था कि मैं इसके गुनाह को माफ कर दूं। इसे सजा देनी होती तो मैं इसी वक्त पुलिस को बता देती। मेरे दिल में तो खुद इसके लिए चोर पड़ा था, मेरा दिल इसके लिए बेकाबू हो रहा था, इसीलिए तो दिल मुख्तलिफ बहानों से मुझे मुतमईन कर रहा था कि वो मजबूर था, इसलिए इसने ऐसा किया। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। मेरा इतना कहना था कि वो गोया उछल पड़ा। मैं इसे देख तो नहीं सकती थी, लेकिन इसकी आवाज़ से अंदाजा कर सकती थी कि वो जैसे कोई जंग जीत गया हो। मुझे यकीन था कि आप मेरे हालात को समझते हुए मुझे ज़रूर माफ़ करेंगी। इसकी चहकती आवाज़ आई तो मैंने इससे पूछ लिया कि वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है, तो इसका जवाब मुझे खुद पसंदी की इंतहा तक ले गया। तारीफ वैसे तो इस मामले में औरतें कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होती हैं। किसी भी सख्त से सख्त औरत के लिए तारीफ में कहे गए चंद अल्फाज इस रेत की दीवार की तरह ढेर करने के लिए काफ़ी होते हैं। मैं तो वैसे भी इस डाकू के लिए दिमाग से सोच ही नहीं रही थी, बल्कि इससे दिल और प्यार का रिश्ता इस्तेमाल करने में लगी थी। इसने कहा कि इसे इसलिए यकीन था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि इसके अंदर बसने वाला दिल सख्त हो ही नहीं सकता, इसलिए इसे यकीन था कि मैं इसकी मजबूरी को समझते हुए इसे ज़रूर माफ़ कर दूंगी। वो मेरी तारीफें कर रहा था और मैं दिल से चाह रही थी कि वो इन तारीफों का सिलसिला तवील से तवील तर कर दे, और वो ऐसा ही कर रहा था। मैं इसके कहे लफ्ज़ों के शहर में डूबते चली गई और वो बार बार मेरी रहमदिली के तराने का जिक्र भी कर रहा था। मेरी तरफ से कोई खास रद्द अमल नहीं था। मैं खुद से इसे कोई ऐसा इशारा नहीं देना चाहती थी जिससे वो समझे कि मैं भी इसके साथ प्यार कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि इसने कब मेरी खूबसूरती की तारीफें करते हुए मुझसे पूछ लिया कि इसके साथ मिलकर मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने भी जवाब में गैर इरादी तौर पर कह दिया कि बहुत अच्छा लगा था। इसने हिम्मत करके मुझसे पूछ लिया कि मैं दोबारा इससे मिलना चाहूँगी कि नहीं। ये मेरे अल्फाज तवक्का नहीं कर रहे थे, मुझे अंदाजा था कि वैसा सवाल करने ही वाला है। मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो इसने दोबारा इसी सवाल को दोहराया और पूछा कि मैं कब इससे मिल सकती हूँ। मैं इसे कहना चाहती थी कि ये मुनासिब नहीं, पर अल्फाज ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे मुंह से निकल गया, देखते हैं कि कब मौका मिलता है। मैं खुद हैरान थी कि इसके लिए जिसने मेरे घर की दौलत और इज्जत को लूटा, मेरा रवैया इंतहाई मोहब्बत भरा और रहम दिलाना क्यों था। हालांकि इसने मुझ पर कोई रहम नहीं किया था जब मैं इससे रहम की इल्तिजाएं कर रही थी। मुझे जो कहना था मैं इसके बिल्कुल बरक्स कह रही थी। मेरे ख्यालात और सोच का सिलसिला इस वक्त टूटा जब इसे कहते सुना कि कब तक हम मिल सकते हैं। वो बार बार पूछ रहा था और मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। इसका बढ़ता इसरार देखकर मैंने कहा कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। मेरे लिए ये आसान नहीं है कि मैं अभी आपसे मुलाकात करूँ। मैं कह चुकी हूँ कि जब भी मौका मिलेगा मुलाकात कर लेंगे। वो मुझसे ज्यादा बेकरार था, लेकिन इस बात कि इसको समझ आ गई तो इसने इधर उधर की बातें करनी चाहिए, तो मैंने माजरत कर ली कि हमारी बात पहले ही काफी लंबी हो गई है, इसलिए बाद में बात करने का कहकर मैंने फोन काट दिया। वो समझा शायद मैं नाराज होकर फोन काटा है, इसलिए इसने फौरन दोबारा कॉल मिलाई। मैंने इसे बताया कि नाराज नहीं हूँ, पर मुझे घर के काम भी करने हैं, इसलिए बात खत्म की है। इसने कल दोबारा बात करने का वादा लिया और फोन काट दिया। किचन में काम करते हुए भी मेरा ध्यान इसकी बातों में अटका रहा। मैं यही सोचती रही कि कैसे मौका मिले कि मैं इसके साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। मेरे शौहर दफ्तर चले जाते थे, देवर और नंद भी स्कूल और कॉलेज चले जाते थे, जबकि ससुर भी घर में कम टिकते थे। एक सास थी जो मेरे साथ घर में ही रहती थी, लेकिन इनका भी पड़ोस की जगह दूसरी औरतों के साथ अक्सर बैठना होता था। मैं काम के दौरान मंसूबे बनाती रही कि वक्त कैसे निकाल सकती हूँ। रात बिस्तर पर सोई तब भी यही सोच रही थी कि मेरे शौहर ने शायद महसूस कर लिया था, इसलिए बोले तुम किन सोचों में गुम हो।
तो मैंने भी बहाना बनाया और कहा कि हमारे घर डकैती हुए कितना वक्त हो गया है पर अभी तक कोई नहीं मिला, पता नहीं डाकू कभी पकड़े भी जाएंगे कि नहीं। मेरे शौहर मुझे समझाने लगे कि सब कुछ किसी न किसी बेहतरी की वजह से होता है, शुक्र है कि सबकी जिंदगियां महफूज हैं और दौलत का क्या है वो और आ जाएगी, लेकिन अगर किसी की जिंदगी चली जाती तो वो नुकसान यकीनन बड़ा होता। जो हुआ इसके बारे में ज्यादा ना सोचो, जो होने वाला है इस पर ध्यान रखो। अगले दिन भी मैं अभी काम काज से फारिग हो रही थी कि इसकी फिर से कॉल आ गई। मैं अपने कमरे में ही थी, इसलिए पहले ही बेल पर फोन रिसीव कर लिया। मेरे बोलने से पहले ही वो बोल पड़ा, बड़ी बेचैनी है। क्या मतलब? मैंने भी कुछ ना समझते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं जी, मेरा मतलब है आपको मेरी कॉल का इंतजार था। शायद वो हंसते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, फोन मेरे हाथ में था इसलिए मैंने जल्दी रिसीव कर लिया। मैंने भी जज्बात से आधी लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेरे रूखे रवैये को इसने भी शायद भांप लिया था, इसलिए वो इधर उधर की बातें करने लगा। वो बातों के दौरान चुटकुलों का सहारा भी ले रहा था, जिन पर पहले तो मैं सिर्फ मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी हंसी बुलंद होने लगी। और कुछ देर बाद जब इसने मेरे बदलते हुए अंदाज को महसूस किया तो वो एकदम से सीधी बात पर आ गया और कहने लगा, कब तक मुलाकात होगी। इस अचानक सवाल की तवक्का नहीं थी, इसलिए मैंने उल्टा सवाल कर दिया, मतलब ये कि हम कब मिल रहे हैं। इसने भी बिला तकल्लुफ अपने सवाल का अंदाज बदला, कल बताऊंगी। मैं शायद किसी शहर के जेर असर थी, बगैर सोचे इसे कह दिया था। अच्छा है तो फोन तुम करोगी हमें? वो किसी आका की मानिक बात कर रहा था और मैं जेरे खरीद गुलाम। तुम फोन नहीं करना, मैं खुद मुनासिब वक्त देखकर राब्ता कर लूंगी। कहने को तो मैंने कह दिया था, लेकिन आने वाले वक्त के लिए मेरी कोई मंसूबा बंदी नहीं थी। फोन बंद करके मैं सोचने लगी कि क्या करूं। मुलाकात की तो मैं भी इसके साथ ख्वाहिश कर रही थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि वक्त कैसे निकले। रात खाने की मेज पर बैठे तो मेरी सास ने बताया कि वो 2 दिन बाद लाहौर अपनी बहन से मिलने जा रही है और मेरी नंद और ससुर भी हफ्ता भर वहीं रहेंगे। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी। असल में ये मेरी अपनी सोच थी जो मैं इसके मुताल्लिक यूं सोच रही थी और मुझे अपनी सोचों पर कोई पशेमानी नहीं हो रही थी, बल्कि मैं दिली दिल में खुश हो रही थी। अगली सुबह तमाम काम से फारिग होकर मैंने इसे फोन करके बताया कि जल्द इससे मिलने के लिए रास्ता करूंगी और वो बात करना चाहता था, लेकिन मैंने मसरूफियात का बहाना बनाकर जल्दी फोन काट दिया। मैं नहीं चाहती थी कि इसे अभी सब कुछ बता दूं। मैं सोच रही थी कि जब सास ससुर और नंद लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे तो तब इससे मुलाकात के लिए रास्ता करूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि सास अपना लाहौर जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दें और हमें किसी भी बदमिजाजी का सामना करना पड़े। अगले दिन जब मेरे शौहर काम पर चले गए और सास ससुर ने भी लाहौर की राह ली तो मैंने भी जल्दी अपना सारा काम खत्म किया और डाकू को फोन लगा दिया। मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती थी और मैं जानती थी कि शाम 5 बजे तक घर में मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। और इनकी तीसरी घंटी पर इसने फोन उठाया तो मेरे दिल की धड़कनों में जैसे भौचाल लरज उठा। ये शायद इस बात का इशारा था कि मैं जो करने जा रही हूँ सब बहुत गलत है, लेकिन दिल में जो मोहब्बत पैदा हो चुकी थी इसके सामने दिमाग की हल दलील बेसूद और बेकार थी। इसकी हेलो की आवाज मैं सुन ही नहीं पाई, तो दूसरी बार इसने हेलो कहकर मुखातिब किया तो जैसे मेरा ख्वाब टूटा। मैंने इसका जवाब हेलो से दिया, लेकिन शायद मेरा गला खुश्क था, इसलिए मेरी आवाज मेरे गले में ही कहीं दफन हो गई। बात नहीं करोगी? ये सवालिया अंदाज में वो बोला तो मैंने खुद को संभालते हुए थोड़ा सारुकी और गला साफ किया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती इसकी आवाज दोबारा मेरी समातों से टकराई। बात भी करोगी या आज यूं ही खंखारती रहोगी? वो बेसब्री दिखा रहा था, क्योंकि वो अंदाजा कर सकता था कि मैंने इसे यूं ही फोन नहीं किया। यकीनन इससे मिलने का कोई प्रोग्राम तरतीब देना होगा, इसलिए इसे कॉल की है। हाँ और नहीं के अल्फाज मेरे मुंह में अटक रहे थे। अगरचे मैं इससे कई दफा पहले भी फोन पर बात कर चुकी थी, लेकिन आज मैं फिर काफी तजस्सुस का शिकार थी और बहुत नर्वस महसूस कर रही थी। और ये शायद इसलिए था कि आज मैं इसे अपनी मर्जी से बुलाने वाली थी। यही वजह थी कि अंदर का खौफ मुझे डरा रहा था और बात करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। क्या हाँ नहीं कुछ समझाओगी कि नहीं? वो बोला तो मैं इसका जवाब में इतना ही कह पाई कि घर में आज कोई नहीं है। कहने को तो मैंने कह दिया था, लेकिन मेरी हालत दीदनी हो रही थी। लेकिन दिल की ख्वाहिश मेरे तमाम डर और खौफ के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी और वो शायद मेरे अल्फाज के इंतजार में था। इसकी खुशी का अंदाजा नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझसे ओझल था, लेकिन इसका उछलना इसकी खुशी का पता दे रहा था। अच्छा तुम वाकई घर में हो तो क्या मैं आ जाऊं तुम्हारे घर में? ज्यादा तो कुछ ना बोली, बस इतना कह पाई कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शायद वो झपट कर खड़ा हुआ था। मैं अभी पहुँचता हूँ आधे पौने घंटे में। वो शायद कुछ और भी बात करता, लेकिन इसकी इतनी बात सुनकर मैंने फोन काट दिया और मैं अभी तक खौफ के मारे मिले जुले जज्बात का शिकार थी। दिमाग की सुनी
तो वो बेवफा गुनहगार खुद गर्ज की सजाएं लगा रहा था और दिल था कि मुझे प्यार और मोहब्बत की वादियों में ले जाने को बेताब था। इन अजीबोगरीब बातों में उलझी मैंने तौलिया उठाया और फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद मैं फ्रेश होकर एक अच्छा लिबास पहनकर आई और आईने के सामने मैं खुद को भगोड़ देखने लगी। अगरचे मेरी शादी को कोई बरस बीत चुके थे, बच्चे की माँ थी, लेकिन फिर भी मेरे हुस्न और खूबसूरती में कमी नहीं आई थी। मैं आज भी हजारों कमाली लड़कियों से बेहतर थी। मैं खुद को देखती जा रही थी और खुद अपने हुस्न को सराह रही थी और वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। अचानक गेट की घंटी ने मुझे तसव्वुरात की दुनिया से खींचकर बाहर निकाला। मैंने गेट के करीब पहुंचकर अंदर से इसे आवाज से पूछा कि कौन है, तो वो बोला, हुजूर और कौन होगा, आपका खादिम हूँ जिसे आपने अभी फोन करके बुलाया है। वो हकीकत में चहक रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो वो एकदम से अंदर घुस आया। मैंने इसे एक नजर देखा और फिर बगैर कुछ कहे आगे आगे चलते हुए इसे घर के अंदर ले आई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्द अपलोड करें। और ऐसी मजीद कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मौज को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।